Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So today in this session we are going to discuss day 25 of Super 30 Days Free course on Triple IT Hyderabad PGEE exam, जहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की 25 अल्टीमेट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो ट्रिपल आईटी एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा यूजफुल है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब ये सारे 25 क्वेश्चंस आपके पास होंगे सोल्यूशन के साथ और बिल्कुल आपको समझ आ जाएंगे। तो सेशन को टिल द एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए सेशन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को डिस्कस करना। तो यहाँ पे मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, टीएलबी एक्सेस टाइम और टीएलबी का हिट रेशियो आपको गिवन है और आपसे ओवरऑल एक्सेस टाइम पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखिए टीएलबी पे अगर आपको डेटा मिल जाता है तो मेन मेमोरी सिर्फ एक बार एक्सेस करना पड़ता है, बट अगर टीएलबी में डेटा नहीं मिलता है तो मेन मेमोरी को 2 बार एक्सेस करना पड़ता है। और इसी से आपका ये फॉर्मूला बनता है कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इज इक्वल टू टीएलबी हिट रेशियो, कि अगर टीएलबी में डेटा मिल गया तो टीएलबी का एक्सेस टाइम प्लस मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम, बट अगर टीएलबी में डेटा नहीं मिला तो टीएलबी मिस रेशियो और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अगेन टीएलबी एक्सेस टाइम, क्योंकि टीएलबी को एक्सेस किया तभी तो पता चले कि डेटा नहीं मिला, और फिर हम 2 बार मेन मेमोरी को एक्सेस करते हैं। तो टीएलबी का जो हिट रेशियो वो कितना दे रखा है 90%, जिसको आप 0.9 कह सकते हो, और टीएलबी का एक्सेस टाइम दे रखा है 50 माइक्रो सेकेंड प्लस मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम 400 माइक्रो सेकेंड। देन यहाँ पे टीएलबी का मिस रेशियो, तो हिट रेशियो अगर 0.9 है तो मिस रेशियो होगा 1 माइनस हिट रेशियो, और यहाँ पे 1 माइनस 0.9 मतलब 0.1, और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे टीएलबी के एक्सेस टाइम से 2 इंटू मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम। ना इफ़ यू सॉल्व तो ये आपको निकल करके आएगा 450, ये 0.1 इंटू ये हो जाएगा आपका 850, एंड इफ़ यू सॉल्व यू विल गेट 490 माइक्रो सेकेंड। तो 490 माइक्रो सेकेंड विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कि डिस्क सिस्टम में 60 सिलेंडर है। डिस्क रिक्वेस्ट को रिसीव किया गया है डिस्क ड्राइव के द्वारा फॉर द सिलेंडर्स इन दैट ऑर्डर। अज्यूम करने की डिस्क हेड करेंटली सिलेंडर 20 पे है, तो कितना टाइम लगेगा सारे रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने में। अगर 2 मिलीसेकेंड टाइम लग रहा है एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में मूव करने में, और शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम का हम यूज़ कर रहे हैं। तो पहली बात है कि आपको एक चार्ट बना लेना है जिसमें कि आपको इन सारे रिक्वेस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले 2 आएगा, देन 6 आएगा, देन 10 आएगा, देन 20, 22, 38 एंड 40। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क हेडर जो वो 20 सिलेंडर से स्टार्ट हो रहा है, तो 20। अब 20 किसके नियर है, 10 के या 22 के? ऑब्वियसली 22 के। 22 किसके नियर है, तो 38 से 16 का डिफरेंस है, 10 से 12 का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली 10 से नियर है, 10 6 से नियर है, 6 2 से नियर है, फिर 38 और फिर 40। अब आपको यहाँ पे मूवमेंट देखना है, तो 22 माइनस 20 2 है, 22 माइनस 2 20 है, और 40 माइनस 2 38 है। तो 38 प्लस 2 40, 40 प्लस 2 60, यानी कि 60 मूवमेंट्स हुए, 60 सिलेंडर है। एक सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर में मूव करने में 2 मिली सेकेंड टाइम लग रहा है, तो 60 सिलेंडर में 60 इंटू 2 120 मिली सेकेंड लगेगा, एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें कि मशीन है, 3 पेजेस है फिजिकल मेमोरी में और 5 पेजेस है वर्चुअल मेमोरी में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको पेज रेफरेंस दे रखा है और आपको बताना है कि कितना पेज फॉल्ट होगा फीफो के द्वारा, जो पी की वैल्यू है, और एनआरयू में कितने पेज फॉल्ट है, तो क्यू की वैल्यू। तो आपको बेसिकली पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पर फीफो एल्गोरिदम को लगाना है, और फीफो एल्गोरिदम के बाद आपको लगाना है एलआरयू को। ठीक है, तो फीफो के हिसाब से ए बी सी को आप डाल दोगे, तो ये तीनों ही पहले मेमोरी में नहीं था, तो ये पेज फॉल्ट कितना हो गया 3। फिर उसके बाद आप डी को डालोगे, तो इसमें आप सबसे पहले फर्स्ट इन किसको किए, ए को, तो ए को हटा करके आप डी लिख दोगे, तो डी भी नहीं था तो पेज फॉल्ट 4th हो गया। फिर ए नहीं है अगेन, तो ये भी पेज फॉल्ट है। अब इसमें से आपने किसको फर्स्ट इन किया था, सी बी डी में बी को, तो बी को हटा करके आप यहाँ पर लिख दोगे ए को, और ए दोबारा पेज फॉल्ट हो गया। फिर उसके बाद ई भी नहीं है, तो ई किसको हटाएगा, सी को हटाएगा, और यहाँ पर एक और पेज फॉल्ट हो गया। फिर इसके बाद ए आपका मेमोरी में है, तो ये आपका हिट हो गया। देन आपका बी मेमोरी में नहीं है, तो बी किसको हटाएगा, जो फर्स्ट इन हुआ है,
तो डी ए ई में फर्स्ट इन कौन हुआ है? ऑब्वियसली डी हुआ है, तो हम डी को हटा करके बी को लिखेंगे और यहाँ पे पेज फॉल्ट हो जाएगा 7। उसके बाद सी, सी किसको हटाएगा? ई ए बी में किसको हटाएगा? सी। तो ऑब्वियसली ए तो हिट हुआ था, तो यहाँ पर आपने ई को फर्स्ट इन किया है, तो ई को हटा करके अपना सी आएगा, तो ये भी आपका एक पेज फॉल्ट हो गया। फिर उसके बाद डी आएगा, तो डी किसको हटाएगा? तो ए को हटाएगा, और उसके बाद ये भी पेज फॉल्ट है। फिर ई, तो ई किसको हटाएगा? ऑब्वियसली बी को हटाएगा, ये भी एक पेज फॉल्ट हो गया। फिर बी, फिर ऑब्वियसली बी भी नहीं है तो वो हटाएगा इसको, एंड ये भी एक पेज फॉल्ट हो गया। फिर ए और बी, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है पूरा फीफो, और अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो फीफो में जो टोटल पेज फॉल्ट निकल करके आएंगे वो 11 आएंगे। ठीक है, वैसे ही आपको एल आर यू लगाना है। एल आर यू लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे ए बी सी, तो ये टोटल पेज फॉल्ट हो गया 3। और डी को लगाएंगे तो लीस्ट रिसेंटली यूज कौन है? ए, तो डी यहाँ पर आ जाएगा, टोटल 4 पेज फॉल्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ए आएगा, तो रिसेंटली आपने किसको कम यूज़ किया? अभी आपने डी को यूज़ किया, बी को ऑब्वियसली बी को कम यूज़ किया। तो आपको जस्ट देखना है कौन दूर है, तो सी बी डी में दूर आपका बी है, तो ऑब्वियसली बी को हटा करके आपका ए आएगा, और ये पेज फॉल्ट 5 हो गया। फिर उसके बाद बी आएगा, तो बी, ए सी डी में दूर कौन है? सी, तो सी को हटा करके आपका बी आएगा, पेज फॉल्ट 6 हो गया। उसके बाद आपका ई आएगा, तो बी ए डी में ई किसको हटाएगा? डी को, तो डी को हटा करके ये आया 7, पेज फॉल्ट हो गया। फिर ए और बी ऑलरेडी मेमोरी में है, तो ये आपका हिट हो गया। फिर उसके बाद आपका ये सी आएगा, तो ऑब्वियसली बी ए ई में दूर कौन है? ई है, तो ई को हटा करके देखो सी के लेफ्ट में देखो ई ए बी में ई दूर है, तो ई को हटा करके सी आए, पेज फॉल्ट 8 हो गया। डी, तो ए बी सी में दूर है ए, तो डी यहाँ पर आ जाएगा, पेज फॉल्ट 9 हो गया। फिर ई, तो ई यहाँ पर किसको हटाएगा? बी डी सी में बी को, क्योंकि बी सबसे दूर है, फिर ये 10 पेज फॉल्ट हो गया। फिर आपका बी, तो ई डी सी में दूर कौन है? तो ई डी सी में दूर है सी, तो सी को हटा करके बी आएगा, 11 पेज फॉल्ट। फिर ए, तो यहाँ पर ई डी बी में दूर है डी, तो ए इसको हटा करके आ जाएगा, तो 12 पेज फॉल्ट। फिर यहाँ पे बी आपको ऑलरेडी मेमोरी में है, तो ये हिट हो गया, तो टोटल 3 हिट हुए और 12 पेज फॉल्ट है। तो 12 पेज फॉल्ट आपकी किस में? एल आर यू में है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी ही इसका राइट है। इनफैक्ट आपको डायरेक्टली एल आर यू सॉल्व करना था, इसलिए मैंने फीफो ज़्यादा अच्छे से बताया नहीं। अब डायरेक्टली एल आर यू देखो, एल आर यू सारे यहाँ पर यूनिक नंबर्स लेकर के आएगा, और एल आर यू इज़ द बेस्ट वे कि आप इसको डायरेक्टली जल्दी सॉल्व कर सकते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अल्टीमेट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको सिस्टम कॉल दे रखा है फोक, और आपको 2 प्रोग्राम्स दे रखे हैं P1 और P2 की, और आपको 2 स्टेटमेंट भी दे रखा है। पहले स्टेटमेंट में बोला है कि P1 डिस्प्ले करेगा हैप्पी को 8 टाइम्स, और स्टेटमेंट 2 जो है कि P2 डिस्प्ले करेगा हैप्पी को 12 टाइम्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो प्लीज़ सभी लोग ट्राई कीजिए, एवरीवन प्लीज़ ट्राई कि इसका आंसर आपको क्या लगता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा वक्त आपको देना चाहती हूँ कि आप लोग ट्राई करें, और उसके बाद आई विल डिस्कस, क्योंकि ऐसे 1 बाय 1 आप भी ट्राई करेंगे तो मज़ा आएगा, और फिर मैं बताऊँगी तो उसका दुगना मज़ा होगा। ठीक है, यस, आई थिंक आप सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पे P1 की बात हम करते हैं, तो यहाँ पे फोक सिस्टम कॉल को 3 बार हम कॉल कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 3 है, तो टोटल कितनी बार इस स्टेटमेंट प्रिंट होता है? इट इज़ इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, जिसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1। तो यहाँ पे n 3 है, तो ऑब्वियसली नहीं, ओके, यहाँ पे टोटल कितनी बार हैप्पी प्रिंट होगा? इट इज़ 2 की पावर n, क्योंकि टोटल कितने प्रोसेस होंगे, जितने टोटल प्रोसेस होते हैं उतनी बार हैप्पी प्रिंट होगा। तो यहाँ पे टोटल प्रोसेस होंगे 2 की पावर n, जहाँ पे n आपका 3 है, तो 2 की पावर 3 8 टाइम्स यहाँ पर हैप्पी प्रिंट होगा, जो P1 डिस्प्ले कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, तो ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर भी नहीं होगा। अब हम यहाँ पे P2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हैप्पी कितनी बार डिस्प्ले होगा? देखो, ये मेन मेथड जो होता है ना, वो पेरेंट प्रोसेस को बताता है। ये जो मेन मेथड है, थिंक इट्स नॉट वर्किंग, कुछ इशू हो गया, 1 सेकेंड।
प्रॉब्लम। आई थिंक ये थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है। ऑलराइट, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर यहीं से सिस्टम इज हैंगिंग। ओके, फाइनली ये आपका बंद हुआ। इट्स ओपनिंग। ठीक है, यस, तो यही हम डिस्कस करें। तो पहले हमने क्वेश्चन ये डिस्कस किया था, फिर दूसरे का आंसर ये 490 था, ये 120 था, ये था आपका 11 12, एंड देन हम ये क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे जिसमें कि स्टेटमेंट जो आपका 1 दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें कि P1 डिस्प्ले करेगा हैप्पी को 8 टाइम्स। ठीक है ना, यहाँ पर स्टेटमेंट 2 है कि P2 डिस्प्ले करेगा हैप्पी को 12 टाइम्स, तो वो गलत होगा क्योंकि जो मेन मेथड है वो पेरेंट प्रोसेस को बता रहा है, और फोक सिस्टम को कॉल किया तो यहाँ पे इसका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा और ये पेरेंट प्रोसेस खुद भी, और यहाँ पे फिर हैप्पी ये दोनों प्रिंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोक सिस्टम जब कॉल होगा तो यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस इसका क्रिएट होगा, ये भी कंकरेंटली आएगा, फिर इसका चाइल्ड प्रोसेस ये भी कंकरेंटली आएगा, फिर इसके बाद भी हैप्पी प्रिंट हो रहा है तो ये चारों हैप्पी प्रिंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और बार फोक सिस्टम कॉल हुआ तो यहाँ पे इसका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा, फिर ये भी कंकरेंटली रन होगा, इसका चाइल्ड प्रोसेस ये भी कंकरेंटली रन होगा, इसका भी, फिर ये भी, और इसका भी, और ये भी, तो ये सब भी, इसके बाद भी हैप्पी प्रिंट हो रहा है, तो ये आठों भी हैप्पी प्रिंट करेंगे। तो टोटल कितनी बार हैप्पी प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे 8 टाइम्स आपने हैप्पी प्रिंट किया, यहाँ पे 4 टाइम्स 12, 8 + 4 12 और +2, तो 14 टाइम्स यहाँ पे हैप्पी प्रिंट हो रहा है, इसलिए स्टेटमेंट 2 आपका गलत है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है पर स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है जहाँ पे आपको डिस्क ब्लॉक दे रखे हैं जो फ्री को बता रहे हैं और रेस्ट जो वो एलोकेटेड है। तो अगर ब्लॉक नंबरिंग 0 से स्टार्ट हो रही है और फ्री स्पेस बिट मैप, फिर क्या होगा। सी, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो
आपका फ्री ब्लॉक होता है ना, उसको हम 1 बताते हैं, और जो ऑक्यूपाइड होता है उसको हम 0 बताते हैं। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 1 ऑक्यूपाइड है, और उसके बाद 2 3 4 5 ये क्या है, तो 0 1 ऑक्यूपाइड है तो हम 0 0 लिखेंगे। फिर ये सारे ब्लॉक्स जो हैं वो फ्री हैं, तो उनके लिए हम 1 1 1 लिखेंगे। फिर 5 के बाद 6 7 ऑक्यूपाइड है, फिर 8 9 10 11 12 ये सब फ्री है। तो ऑब्वियसली किसको बता रहा है, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, क्योंकि स्टार्टिंग डबल ज़ीरो से होनी चाहिए, और ऑब्वियसली ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप का है। अब इसमें आपको बताना है कि अगर एक सिस्टम है जिसके 32 बिट प्रोसेसर है, तो कितने पेज टेबल एंट्री होंगे अगर पेज साइज 16 KB का है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए सभी लोग, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग प्लीज़ ट्राई करें। सो यहाँ पे पेज टेबल एंट्रीज आपको बतानी, नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्रीज। तो पेज टेबल साइज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू पेज टेबल एंट्री साइज। ओके, अब नंबर ऑफ एंट्रीज जो होती है वो नंबर ऑफ पेजेस की इक्वल होती है, और इनटू पेज टेबल एंट्री साइज, और पेज टेबल साइज ये दे रखा है। तो एक फार्मूला तो ये होता है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री अगर आपको निकालना है तो पेज टेबल साइज को डिवाइड करना पड़ेगा पेज टेबल एंट्री साइज से। और पेज टेबल साइज आपको नहीं पता, ना पेज टेबल एंट्री साइज आपको पता है, तो फिर आप कैसे आपको सिर्फ पेज साइज यहाँ पे पता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर पेज साइज आपको ये दे रखा है, देखो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले मुझे लिखने पड़ेंगे, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं। यस, अब हम यहाँ पे फॉर्मूले लिख पाएंगे। देखो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक फार्मूला तो ये है कि अगर आपको पेज साइज गिवन है 16 KB का, तो आपको पेज ऑफसेट निकालना है। कैसे होता है, तो पेज ऑफसेट का फॉर्मूला था लॉग ऑफ पेज साइज, एंड पेज साइज आपको कितना 16 KB गिवन है। फिर 16 KB को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 4 2 की पावर 10, फिर लॉग आप इसका लोगे तो ये 2 की पावर 14, फिर ये 14 बिट्स का आपको पेज ऑफसेट निकल करके आएगा। बट पेज ऑफसेट निकाल करके हम क्या करें, तो देखो पेज टेबल एंट्रीज अगर आपको निकालनी हो, तो पेज टेबल एंट्रीज निकालने के लिए यहाँ पर 32 बिट का प्रोसेसर है, तो हमारे पास दो चीज़ होती है जो CPU रीड करता है लॉजिकल एड्रेस में, एक तो पेज नंबर और एक होता है पेज ऑफसेट। तो ये जो फिजिकल एड्रेस है वो 32 बिट का है, पेज ऑफसेट अगर 14 है, तो जो पेज टेबल एंट्रीज का टोटल जो नंबर है वो बेसिकली यही तो पूछा जा रहा है। तो इट विल बी 32 माइनस 14, इसका मतलब कितना हुआ, तो ये आपका हो जाएगा 18। हाँ, तो पेज नंबर 18 बिट का है। तो टोटल नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री इज नथिंग बट 2 की पावर पेज नंबर, और पेज नंबर है 18, तो 2 की पावर 18, जिसको आप 2 की पावर 8 2 की पावर 10 लिख सकते हो, तो 256 K एंट्री। दैट इज़ वाई इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा कंडीशन थ्रैशिंग को लीड करता है। तो थ्रैशिंग बेसिकली तब होती है जब एक्सेसिव पेज फॉल्ट हो, तो जब एक्सेसिव पेज फॉल्ट होता है तब थ्रैशिंग होती है। तो ऑल प्रोसेसेस आर एलोकेटेड मोर मेमोरी देन देयर वर्किंग सेट साइज। अगर सारे प्रोसेस का मेमोरी ज़्यादा होगा जिसमें वो एलोकेट किया जा रहा है, तो क्या तब थ्रैशिंग होती है, नहीं, इसका मतलब थ्रैशिंग नहीं होता। द सम ऑफ द वर्किंग सेट साइज ऑफ द प्रोसेसेस इज लेस देन द मेन मेमोरी। हाँ, अगर यहाँ पे प्रोसेस की वर्क सेट साइज का सम मेन मेमोरी से कम है तब थ्रैशिंग होती है, तब थ्रैशिंग होती है। तो थ्रैशिंग एक कंडीशन जो एक्सेसिव पेज फॉल्ट से होती है, और उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास मेन मेमोरी ज़्यादा हो। ओके, एंड वन ऑफ द प्रोसेस इज एलोकेटेड मोर मेमोरी, नो। द सम ऑफ द WSS ऑफ द प्रोसेस इज मोर देन द मेन मेमोरी, नो। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी। अगर वर्किंग सेट साइज प्रोसेस का मेन मेमोरी से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हमेशा पेज फॉल्ट होता है, बिकॉज तब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स चाहिए होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से क्या पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली इनमें से क्या पॉसिबल नहीं है बताइए। तो TLB मिस विद नो पेज फॉल्ट। हाँ, अगर पेज फॉल्ट, देखो पेज फॉल्ट हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है TLB मिस में, कि अगर TLB में डेटा नहीं मिला, TLB में डेटा नहीं मिला
तो पेज फॉल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और TLB हिट है तो विद नो पेज फॉल्ट, TLB हिट हो सकता है विद नो पेज फॉल्ट, बट TLB हिट विद पेज फॉल्ट ये पॉसिबल नहीं है कि TLB में डेटा मिल गया और पेज फॉल्ट हो गया। अरे भाई, जब TLB में डेटा मिल गया है तो आप पेज को ढूंढने मेन मेमोरी में जाओगे ही क्यों? जब TLB में डेटा मिल गया तो पेज फॉल्ट का सवाल ही नहीं उठता है। दैट इज़ वाई इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है जो बैलेडिस एनोमली से सफ़र नहीं करता है? तो बैलेडिस एनोमली का मतलब होता है कि जब हम नंबर ऑफ फ्रेम्स मेमोरी में बढ़ाते हैं तो पेज फॉल्ट भी बढ़ने लगता है। जो FCFS में होता है ये प्रॉब्लम, LRU में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, LRU में क्यों ये प्रॉब्लम नहीं होती? बिकॉज ये स्टैक बेस्ड एल्गोरिदम है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो LRU होगा, जिसमें कि ये प्रॉब्लम नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर 64 पेजेस है, पेज साइज है 4096 वर्ड, तो लॉजिकल एड्रेस का लेंथ क्या होगा? तो लॉजिकल एड्रेस में होता है पेज नंबर और पेज ऑफसेट, और इन दोनों से लॉजिकल एड्रेस आपका बनता है। ठीक है, तो अगर आपको पेज ऑफसेट निकालना है तो आप पेज के साइज़ को लॉग ले लें। ठीक है, सो बेसिकली पेज साइज़ अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? पेज ऑफसेट या पेज साइज़ बोलो तो आप लॉग ले लोगे 4096 वर्ड्स का, बिकॉज पेज साइज़ का लॉग लेते हैं यहाँ पर। तो हमने लिया और ये आपका निकल कर के आएगा, दिस इज़ 2 की पावर 10, 2 की पावर 12 एंड दिस इज़ 12 बिट। ओके, और 64 पेजेस है तो आप लॉग लोगे 64 का तो 6 बिट का निकल कर के आएगा ये, और दोनों का सम लोगे तो 18 बिट का निकल कर के आएगा लॉजिकल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ विच रिप्रेजेंट द डेडलॉक इज कॉल्ड एज व्हाट? तो ऑब्वियसली वेट फॉर ग्राफ। तो वेट फॉर ग्राफ जो होता है वो डेडलॉक को रिप्रेजेंट करता है। ये एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है जो डेडलॉक को डिटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन अ राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग अगर टाइम क्वांटम बढ़ती है तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो बेसिकली ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, और ना कांस्टेंट रहता है, वो वेरी करता है इरेगुलरली। ठीक है, वो वेरी करता है, वो कभी बढ़ता भी, वो कभी घटता भी, पर हमेशा बढ़े हमेशा घटे ये ज़रूरी नहीं है। तो जब टाइम क्वांटम इंक्रीज होता है तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम वेरी करता है इरेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक्सेस टाइम क्या होगा कैश मेमोरी का, अगर इतना हिट रेशियो है, मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम इतना और इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम 20 नैनोसेकंड का है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का वो होता है कि यहाँ पर हिट रेशियो लिख दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो हिट टाइम ऑफ द कैश। अगर डेटा मिल गया है कैश मेमोरी में तो आप उसको ऐसे लिखोगे, सॉरी, हिट रेशियो और उसको इंटू कर दोगे हिट टाइम ऑफ कैश से। और अगर डेटा नहीं मिला तो मिस रेशियो और उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर, यस, हिट टाइम ऑफ कैश, तो यहाँ पे भी आएगा, एंड मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। तो हिट रेशियो 0.98 और हिट टाइम क्या है कैश मेमोरी का वो हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना है, मतलब कि एक्सेस टाइम ऑफ कैश मेमोरी, तो उसको एच ले लेते हैं। मिस रेशियो क्या होगा 0.02, अगर 1 में से इसको माइनस करोगे इनटू हिट टाइम ऑफ कैश मेमोरी हमें एच लेट किया और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम 200 दे रखा है। तो इफ़ यू सॉल्व इट, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम भी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 20, तो यहाँ पे 20 लिखोगे और इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू जो आएगी वो 16 नैनोसेकंड आएगी, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो होता है ना कैश मेमोरी में, तो अगर डेटा कैश मेमोरी में मिल गया तो आप सिर्फ हिट टाइम ऑफ कैश मेमोरी से मल्टीप्लाई करोगे, पर अगर डेटा मिस हो गया कैश मेमोरी में नहीं मिला तो आपको एक बार मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा ना। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में आपको ये बताना है। तो स्टेटमेंट 1 की बात करें तो LRU यूज़ करता है प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ये बिल्कुल सही है। LRU स्टैक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ये गलत है, क्योंकि LRU ऑप्टिमल दोनों स्टैक बेस्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ऑप्टिमल एल्गोरिदम जो होती है वो इनफिजिबल होती है, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना पड़ता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
अब फीफो पेज रिप्लेसमेंट येस स्टैक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है, इसलिए इसमें बैलेडिस एनोमली होता है एंड दैट इज वाई ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि वो फॉल्स है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको बस टाइम दे रखा है 4 प्रोसेस का और यहाँ पर आपको दे रखा है कि इनका एक्चुअल बस टाइम क्या है, स्मूथनिंग फैक्टर, और यहाँ पे प्रिडिक्टेड बस टाइम प्रोसेस 1 का दे रखा है। आपको बस टाइम प्रोसेस 5 का निकालना है SJF के लिए विद द टेक्निक ऑफ एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग। तो एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग में फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आप किसी nth प्रोसेस के बस टाइम को प्रिडिक्ट करना चाहते हो तो आपको स्मूथनिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है विद Tn-1 प्लस एल्फ़ा को फिर 1 माइनस एल्फ़ा और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है Tn-1 से। तो अगर आपको किसी nth प्रोसेस का बस टाइम प्रिडिक्ट करना है तो उसके प्रीवियस प्रोसेस के एक्चुअल बस टाइम और प्रिडिक्टेड बस टाइम दोनों को इक्वली वे करना पड़ता है स्मूथनिंग फैक्टर से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको T1 पता है, आपको T2 का प्रिडिक्टेड बस टाइम निकालना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू T1 प्लस 0.5 इंटू T1। तो स्मॉल T1 क्या है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली SJF है। तो अगर इसको शॉर्टेस्ट बस टाइम के हिसाब से देखें तो इट विल बी 4678 नॉट 4867। तो उसको ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी। तो T1 कितना है आपको, तो T1 आपको 4 दे रखा है प्लस 0.5, कैपिटल T1 भी आपको 10 दे रखा है। अब इसका हाफ 2 होगा, इसका हाफ 5 होगा, तो T2 की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो 7 होगी। ठीक है, वैसे आप T3 की वैल्यू निकालोगे तो T3 की वैल्यू 7.5 आएगी, T4 की वैल्यू 6.75 आएगी और T5 की वैल्यू 6.875 आएगी। तो अब ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटिंग सेमाफर पे, जिसकी वैल्यू 8 है और इस पे 3 वेट ऑपरेशन लगाया। तो वेट ऑपरेशन मतलब माइनस करना और सिग्नल मतलब कि प्लस करना। तो कितना होगा, 5 + 4 9। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 9। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन प्रिमिटिव CPU शेड्यूलिंग और आपसे पूछा गया है कि इनमें से क्या मतलब कि पॉसिबल है। तो क्या प्रोसेस रनिंग से रेडी स्टेट पे जा सकता है। तो देखो, एक होता है हमारे पास रेडी स्टेट, उससे पहले न्यू स्टेट भी होता है जहाँ पे प्रोसेस क्रिएट होता है, फिर जो रेडी होते हैं वो रन स्टेट पे जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेटेड स्टेट होता है, फिर रन करते करते वो वेट स्टेट पे भी जा सकते हैं IO करने के लिए, ऐसा करके। तो रनिंग से हम रेडी जब जाते हैं ना तो उसको हम प्रिम्पशन कहते हैं विच इज़ अलाउड। वेटिंग से हम रेडी जा सकते हैं, बिल्कुल हम जा सकते हैं। तो जब IO ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो रेडी स्टेट पे प्रोसेस जाता है एंड अ प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। बट आपसे क्या पूछा गया कि प्रिमिटिव CPU शेड्यूलिंग में क्या होता है। तो देखो, रनिंग जब रन करते हुआ प्रोसेस अचानक से बीच में रोक करके रेडी पे आ जाता है तो उसको हम प्रिम्पशन कहते हैं। इट इज़ डेफिनेटली प्रिम्पशन। तो ये जो ए वाला है वो तो प्रिम्पशन है 100%, यहाँ पे ए नहीं है तो ये गलत है। वेटिंग से रेडी जब जाता है तो क्या वो प्रिम्पशन होता है। तो जब कोई प्रोसेस वेटिंग से रेडी जाता है तो उसे हम कहते हैं कि उसका IO कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन 1 एंड 4 है, यहाँ पर ये जो कंडीशन ये दे रखी है और ये जो दे रखी है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये प्रिम्पशन की ओर ले जा रहा है। तो उसका राइट आंसर A एंड D होगा, क्योंकि जब प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो कोई प्रिम्पशन नहीं होता, वेटिंग से रेडी जाता है जब उसका IO कंप्लीट हो जाता है। बट जब एक प्रोसेस रनिंग से रेडी जाता है या रेडी से वेटिंग पे जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रिम्पशन एंड दैट इज़ वाई A एंड D इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एलोकेशन मेथड है जो यूज़ किया जाता है डिस्क ब्लॉक एलोकेशन के लिए इन अ फाइल सिस्टम और इंसर्शन और डिलीशन ब्लॉक का काफ़ी आसान होता है। तो दिस इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ लिंक्ड एलोकेशन। बिकॉज लिंक्ड एलोकेशन बहुत ही ईजी टू इम्प्लीमेंट है। लिंक्ड एलोकेशन में क्या होता है कि हमें पॉइंटर्स को खाली चेंज करना पड़ता है, ओके, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन काफ़ी आसान होता है, क्योंकि सिर्फ पॉइंटर को चेंज करो और इंसर्शन डिलीशन आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डेडलॉक का। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक कंप्यूटर जिसमें कि 5 टेप ड्राइव्स है विद n प्रोसेस कंपीटिंग फॉर देम, हर एक प्रोसेस को 2 ड्राइव्स चाहिए, तो n की क्या वैल्यू होगी कि सिस्टम डेडलॉक फ्री हो। अब प्रोसेस कितने होने चाहिए यही पूछा गया है। हर एक प्रोसेस को 2 ड्राइव्स चाहिए, तो हम हर एक प्रोसेस को जितनी रिक्वायरमेंट उससे एक कम ही देते हैं। 2 ड्राइव चाहिए तो एक ही ड्राइव देंगे। टोटल हमारे पास 6 ड्राइव है,
तो हमारे पास कितने प्रोसेस हो जाएंगे, 6 प्रोसेस, P1, P2, P3। बट हम चाहते हैं कि सिस्टम डेडलॉक फ्री हो, तो कोई एक प्रोसेस जो है अपने रिसोर्स को रिलीज़ कर देगा और इसको दे देगा, ताकि एक प्रोसेस की तो रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो यहाँ पे 5 प्रोसेस होने चाहिए सो दैट कि हमारा सिस्टम डेडलॉक फ्री हो। और 5 किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इन्वर्टेड पेज टेबल का क्वेश्चन है। इसमें 64 बिट का वर्चुअल एड्रेस है, 4 KB का पेज है, 256 MB का रैम है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इन्वर्टेड पेज टेबल कितना साइज़ का होगा। तो इन्वर्टेड पेज टेबल का अगर साइज़ निकालना है तो आपको रैम का साइज़ ऊपर लिखना होगा और उसको डिवाइड करना होगा पेज साइज़ से। तो रैम का साइज़ यहाँ पे कितना है, तो वो 256 MB दे रखा है, और पेज का साइज़ कितना है, तो वो 4 KB का आपको दे रखा है। नाउ इफ़ यू सॉल्व यू विल गेट समवट 65536 एंट्रीज, ऑप्शन डी। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा कि अगर n प्रोसेस है और एक प्रोसेस p फ्रैक्शन स्पेंड करता है IO में, तो CPU यूटिलाइजेशन कितना हो। तो CPU यूटिलाइजेशन इज़ 1 माइनस IO, तो इट विल बी 1 माइनस p, और क्योंकि n नंबर की प्रोसेस है तो इट विल बी 1 माइनस p की पावर n। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर हमारे पास 4 प्रोग्राम्स है मेमोरी में और 80% का एवरेज IO वेट है, तो CPU यूटिलाइजेशन कितने का होगा। अभी मैंने बताया कि इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस p की पावर n, जहाँ पे p है IO टाइम दैट इज़ 0.8, और n जो है नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज़ 4। इफ़ यू कैलकुलेट यू विल गेट 1 माइनस 0.4096 दैट इज़ 0.5904 विच इज़ अप्रॉक्सीमेट टू 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कितने करेक्ट स्टेटमेंट्स है आपको ये बताना है। तो फीफो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बैलेडिस एनएबडी से सफ़र नहीं करता, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि करता है। बेस्ट फिट टेक्निक फॉर मेमोरी एलोकेशन इंश्योर दैट मेमोरी विल नेवर बी फ्रेगमेंटेड, यहाँ पे बोल रहा है कि मेमोरी कभी फ्रेगमेंट नहीं होगी। SRTF इज़ द बेस्ट प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सिर्फ राउंड रॉबिन का यूज़ करते हैं। एंड फीफो डज नॉट यूज़ द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, तो फीफो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का यूज़ नहीं करता है, ये दे रखा है। तो पहली बात ये यहाँ पे ये है कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बिकॉज बेस्ट फिट एल्गोरिदम जो होती है वो इंश्योर करती है कि मेमोरी कभी भी फ्रेगमेंट नहीं होगी, बिकॉज बेस्ट फिट में जिस प्रोसेस का साइज़ पार्टीशन के साइज़ के नियर होता है उसी में उसको डाला जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट 2 है, मतलब कि ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज़ सेकेंड स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज है यूज़र लेवल थ्रेड का, अगर उसको हम कंपेयर करें कर्नल लेवल थ्रेड से। तो अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है शेयर्ड रिसोर्स में, तो रेस कंडीशन होगी, ठीक है। अच्छा, इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कंटेक्स्ट, ओके। तो म्यूचुअल कंडीशन अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन अगर सेटिस्फाई होगी शेयर्ड रिसोर्स में, तो रेस कंडीशन अराइज होगी। रेस कंडीशन का म्यूचुअल एक्सक्लूजन से कोई लेना देना नहीं होता है। रेस कंडीशन तब होता है जब इंस्ट्रक्शंस का ऑर्डर चेंज होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट आउटपुट्स आते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ रॉन्ग। अगर प्रोसेस कोऑपरेटिव है, मतलब कि जो अपने रिसोर्सेज आपस में शेयर करते हैं, तो सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। गलत है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब प्रोसेसेस कोऑपरेटिव होते हैं। यूज़र लेवल थ्रेड प्रोसेस का अगर एग्जीक्यूट करता है ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, तो जितने भी थ्रेड्स होते हैं उस प्रोसेस के वो ब्लॉक हो जाते हैं। ये सही है, क्योंकि यूज़र लेवल थ्रेड में ऐसा होता है कि अगर एक ब्लॉक हो गया तो सब ब्लॉक हो जाते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि CPU यूटिलाइजेशन अगर बहुत कम है और डिस्क यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये थ्रैशिंग की बात कर रहा है, क्योंकि जहाँ पे CPU बहुत कम यूज़ होता है वहाँ पे थ्रैशिंग होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन आपका ज़्यादा हो गया, डिस्क यूटिलाइजेशन थोड़ा कम हो गया, तो इसका मतलब कि जहाँ पे CPU का यूज़ ज़्यादा है सिस्टम वहाँ पे अच्छे से यूज़ हो रहा है, ओके, क्योंकि सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। और बाकी जहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन डिस्क यूटिलाइजेशन मॉडरेट है, तो हो सकता है कि वो मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज़ करे। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने 25 अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्कस कर लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा।
और अगर आपको इस सेशन का PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आप पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं अनअकैडमी से गेट एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल सही टाइम से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और एकदम सही टाइम पे आप आए हैं। तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट मिल रहा है, जो डिस्काउंट आपका सिर्फ 27 अप्रैल तक है। जी हाँ, क्योंकि अनअकैडमी गेट का 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन 24,000 की जगह अभी के डेट में 12,000 पे अवेलेबल है, जिसके लिए आपको यूज़ करना है रेफरल कोड हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 50% का। अगर आप गेट 2025 की तैयारी करें तो आप 1 ईयर का प्लस लीजिए जो अभी 12,000 पे है, और गेट 2026 के लिए 24 मंथ्स का प्लस 20,000 पे है। ये लोएस्ट प्राइस है एवर फॉर द लास्ट टाइम। और हमने न्यू बैच भी स्टार्ट किया, प्रारंभ बैच, जो 30 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स शाम 6 बजे स्टार्ट कर रही हूँ और डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट कोर्स शाम को 7:30 से 8:30 एक घंटे की क्लासेस होंगी। और 13 मई से मेरा डेटा स्ट्रक्चर भी स्टार्ट होगा। ऑलरेडी मेरा सी प्रोग्रामिंग और DBMS और पाइथन चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी ने गेट परीक्षा टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया है डेटा साइंस AI के लिए, जो आपको फ्री मिलेगा सब्सक्रिप्शन के साथ। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सिर्फ गेट कंप्यूटर साइंस नहीं बल्कि डेटा साइंस, AI इन सब की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको सब्सक्रिप्शन के लिए इस पर्टिकुलर लिंक पे जाना है। ठीक है, ये लिंक मैंने ओपन कर दिया है और इस लिंक पे आप जाओगे तो दिस इज़ unacademy.com गोल गेट CSIT आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ पे आपको तीनों एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 ईयर का प्लस इतने कम कॉस्ट में है, ऑफर है 27 अप्रैल तक वैलिड। 1 ईयर का अगर आप प्लस लेंगे तो ये 24,000 है, जिसका कॉस्ट 12,000 हो जाएगा। फिर आप प्रोसीड टू पे करते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेफरल कोड अप्लाई करने से आपको 12,000 का डिस्काउंट मिला है। और टोटल इतने कम कॉस्ट में सिर्फ 12,000 में 1 साल तक आप पूरे बैचेस हमारे देख सकते हो, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। रेफरल कोड आप हेलो सोनू 01 अप्लाई करें, क्योंकि इससे आपको मेरा डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ आप मेरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे, जहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच।